नमस्कार, मैं युवराज पाटीदार, डिप्टी कमिश्नर टैक्स ऑडिट विंग भोपाल से आज आपके सामने ओवरव्यू ऑफ आईटीसी जीएसटी सेक्शन 16 के बारे में बताने जा रहा हूं। आज का ये सेशन इंट्रोडक्शन सेक्शन है जो लर्निंग बेस्ड है, जो विशेषकर विभाग में आने वाले नए अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उनको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने का इस कोर्स में प्रयास किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीसी जो है वो जीएसटी का मर्म है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो आईटीसी इज़ ए सोल ऑफ जीएसटी। अब हम इस पूरे सेशन में आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सबसे पहले हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में डेफिनेशन आपको समझाएंगे। उसके बाद में आईटीसी क्या होती है इसके बारे में समझाएंगे। आईटीसी कौन कौन ले सकता है, किस किस को इसकी पात्रता है इसके बारे में समझाएंगे। उसके बाद कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनको फुलफिल करने पे किसी एक टैक्स पेयर को आईटीसी प्राप्त होती है। उसके बाद लास्ट में हम आईटीसी का यूटिलाइजेशन आपको समझाएंगे। देन फिर ऑनलाइन आईटीसी कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कोई डीलर कैसे आईटीसी को क्लेम करता है, कैसे उसको यूटिलाइज करता है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। प्रशिक्षण की रूपरेखा। आइए जानते हैं कि इस पाठ्यक्रम में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। मॉड्यूल 1, धारा 2। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि जीएसटी अधिनियम की धारा 2 में दिए गए परिभाषात्मक शब्द जैसे इनपुट, इनपुट सर्विस और इनपुट टैक्स क्रेडिट की नींव कैसे रखते हैं। मॉड्यूल 2, पंजीकृत व्यक्ति। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति कौन होता है और केवल पंजीकृत व्यक्ति ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है। मॉड्यूल 3, इनपुट टैक्स क्रेडिट पात्रता एवं शर्तें। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि आईटीसी प्राप्त करने के लिए किन प्रमुख शर्तों जैसे वस्तु सेवा की प्राप्ति, वैध चालान, कर का भुगतान और रिटर्न फाइलिंग को पूरा करना आवश्यक होता है। मॉड्यूल 4, क्रॉस यूटिलाइजेशन। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट का किस प्रकार क्रमबद्ध उपयोग किया जाता है और किन स्थितियों में क्रॉस यूटिलाइजेशन की अनुमति नहीं होती। मॉड्यूल 5, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑनलाइन प्रक्रिया और अनुपालन। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि आईटीसी की प्रक्रिया जीएसटी पोर्टल पर कैसे संचालित होती है, जीएसटीआर2बी और जीएसटीआर3बी के माध्यम से डेटा कैसे अपडेट होता है और आईटीसी लेजर का क्या महत्व है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले मॉड्यूल से। सबसे पहले सेक्शन 259 में इनपुट्स के बारे में हम समझेंगे। इनपुट्स मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अर्थात इनपुट से आशय है रॉ मटेरियल। जब कोई भी व्यापारी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वह मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर्स हो, जब भी वह अपने बिजनेस में माल की खरीदी करता है, चाहे वह रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो या विक्रय और खरीदी बिक्री से रिलेटेड हो, इस संबंध में जो भी वह माल का परचेज करेगा वह इनपुट्स कहलाता है। इनपुट्स का आशय यहीं तक सीमित है कि सप्लायर अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इनपुट्स परचेज करता है, अर्थात इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो वह अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ावा देने से संबंधित जितने भी रॉ मटेरियल इनपुट्स परचेज करेगा उनको हम इनपुट्स कहेंगे। दूसरी ओर सेक्शन 260 में ये बताया गया है कि इनपुट सर्विसेज। इनपुट सर्विसेज मीन्स एनी सर्विस यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अर्थात ऐसी कोई सेवाएं जो वह अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस करने के लिए
सेवाओं का आदान प्रदान करता है। कुल मिला के आपने यह इन दोनों सेक्शन से यह जानने का प्रयास किया कि एक तरफ गुड्स है, दूसरी तरफ सर्विसेज है, अर्थात जीएसटी का फुल फॉर्म भी यही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेक्शन 262 में इनपुट टैक्स के बारे में बताया गया है। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम। मतलब कोई भी व्यापारी अपने बिजनेस से रिलेटेड जिस इनपुट्स की परचेज करता है, उस इनपुट से मटेरियल तैयार करता है, फिर उसको सेल करता है, तो ये जो रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को जब वो परचेज करता है तो 3 तरीके के टैक्स आते हैं, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स। मतलब जब भी कोई व्यापारी मध्य प्रदेश के अंदर से माल एवं सेवाओं का आयात करेगा, परचेज करेगा, इनपुट करेगा, तो वहाँ पे CGST यानी कि सेंट्रल टैक्स और SGST मतलब स्टेट टैक्स चार्ज होगा। जैसा आप सभी जानते हैं, जब हम किसी शॉप पर जाके कोई एक मोबाइल परचेज करते हैं, मोबाइल परचेज करने पर व्यापारी से हम बिल लेते हैं, उस बिल में वह मोबाइल की कीमत लिखता है, मोबाइल पर टैक्स चार्ज करता है, उसके बाद वह टोटल बिल आपको देता है, आप उसका पेमेंट करते हैं। इस तरीके का बिल जब आप लेते हैं तो उसमें जो टैक्स चार्ज होता है, चूँकि यह मोबाइल हम मध्य प्रदेश के अंदर से परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल GST और स्टेट GST मतलब CGST और SGST का टैक्स चार्ज होगा। यदि यही माल हम मध्य प्रदेश के बाहर से लेके आते हैं तो इंटीग्रेटेड टैक्स का चार्ज होगा। और सेम कंडीशन विद अगर कोई यूनियन टेरिटरीज में इस प्रकार का खरीदी बिक्री का कार्य करता है तो वहाँ पे यूनियन टेरिटरी UTGST का टैक्स चार्ज होगा। इस प्रकार इनपुट टैक्स उसको कहा गया है जब किसी बिल के अंतर्गत या किसी इनवॉइस के अंतर्गत SGST, CGST या IGST या UTGST चार्ज किया जाता है। इस प्रकार के टैक्स को इनपुट टैक्स कहा जाता है। हमने इस मॉड्यूल से सीखा कि GST अधिनियम की धारा 2 में इनपुट, इनपुट सर्विस और इनपुट टैक्स जैसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्याख्या और सीमा को स्पष्ट करती हैं। अब आपने ITC क्या होती है, ITC को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना होती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन सब के साथ साथ अब हम आपको ये बताएंगे कि ITC का क्रॉस यूटिलाइजेशन कैसे होता है। हमने ये जाना ITC में जो टैक्स होता है वह होता है CGST, SGST, IGST, ये 3 प्रकार के टैक्स होते हैं। यहाँ ये बात कही गई है कि ITC ऑन अकाउंट ऑफ CGST शेल फर्स्ट बी यूटिलाइज टुवार्ड्स पेमेंट ऑफ CGST। मतलब एक व्यापारी द्वारा, एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा जब अपनी CGST की क्रेडिट जो होगी वह सबसे पहले अपने CGST के टैक्स के साथ यूटिलाइज की जाएगी। देन उसके बाद जो ITC बचेगी उसका यूटिलाइजेशन फिर IGST के साथ होगा। ये बात यहाँ कही गई। देन सेकंड, इसी प्रकार सेम कंडीशन SGST के साथ है कि यदि किसी व्यापारी के साथ SGST की कोई ITC है तो सबसे पहले वह अपनी SGST की ITC को SGST के टैक्स के साथ सेट ऑफ करेगा, देन जो बचेगी वह IGST के साथ सेट ऑफ करेगा। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में जहां सीक्वेंस बताया गया है कि CGST की ITC सबसे पहले CGST से, उसके बाद जो बचेगी वह IGST से होगी, इसी प्रकार SGST की ITC सबसे पहले SGST के टैक्स से सेट ऑफ होगी, देन फिर IGST के टैक्स से सेट ऑफ होगी। लेकिन यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नो ITC ऑन अकाउंट ऑफ CGST शेल बी यूटिलाइज टुवार्ड्स पेमेंट ऑफ SGST एंड वाइस वर्सा। मतलब CGST और SGST दोनों की जो ITC है वह आपस में यूटिलाइज कभी नहीं होगी। इन दोनों में बिल्कुल ऐसे लड़ाके भाईचारे वाला संबंध है कि दोनों लड़ाके हैं आपस में,
कभी भी CGST के टैक्स को आप SGST से यूटिलाइज नहीं कर सकते और SGST के टैक्स की ITC को आप CGST से यूटिलाइज नहीं कर सकते। देन ITC on account of IGST shall first be utilized towards payment of IGST. The amount remaining, if any, shall be utilized towards payment of CGST and SGST in that order. मतलब अगर कोई IGST की ऐसी ITC किसी व्यवसायी के पास है तो वह जब अपने टैक्स को सेट ऑफ करेगा उस ITC से, तो सबसे पहले IGST की ITC का IGST के टैक्स के साथ सेट ऑफ होगा, जो बचेगी उसका फिर CGST के टैक्स के साथ होगा, उसके बाद भी अगर बचती है तो वह SGST के साथ सेट ऑफ कर सकता है। अर्थात IGST की ITC को हम CGST और SGST से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि ITC क्या होती है, क्या कंडीशंस होती है, कैसे व्यापारी अपने इनपुट्स पर टैक्स पेड करके आता है और जो टैक्स वह चुका के आता है वह उसके लिए ITC होती है, उस ITC का लाभ उसको कैसे मिलेगा। यह सब चीज़ें अभी तक हमने जो जानी है वह एक थ्योरेटिकल बेस पे जानने की कोशिश करी है, लेकिन इन सब चीज़ों को हम धरातल पे या प्रैक्टिकल में कैसे फॉलो करते हैं, कैसे ऑनलाइन, चूँकि आप सभी लोग जानते हैं GST पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और पूरे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं, सारे रिटर्न्स ऑनलाइन होते हैं। मतलब एक व्यापारी को GST विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन से लेकर टैक्स, रिफंड, असेसमेंट, स्क्रूटनी, ऑडिट, एनफोर्समेंट, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होती है। हमने इस मॉड्यूल से सीखा कि IGST, CGST और SGST के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रम निर्धारित है, जैसे IGST पहले, IGST, फिर CGST और SGST में, परंतु CGST और SGST को आपस में क्रॉस यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो ये ITC का जो सिनेरियो अभी हमने आपको देखा कि सेलर है, परचेजर है, ITC क्लेम हो रही है, यूटिलाइज हो रही है टैक्स के अगेंस्ट, ये सारा सिनेरियो कैसे चल रहा है यहाँ हम आपको बताने की कोशिश एक फ्लो चार्ट के माध्यम से करेंगे। मतलब ऑनलाइन ये व्यवस्था कैसे फ्लो होती है ये हम आपको यहाँ बताएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले सप्लायर मतलब सेलर। एक सेलर मतलब ये एक विक्रेता होता है। जब कोई माल बेचेगा किसी क्रेता को तो आपने देखा कि उसके द्वारा एक इनवॉइस जारी किया जाएगा, उस इनवॉइस में टैक्स चार्ज किया जाएगा और बायर जो होगा वह उस इनवॉइस को प्राप्त करेगा विथ गुड्स और सर्विसेज। तो जब ये जानकारी एक सेलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना GSTR1 फाइल करेगा, जैसा कि मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया कि वह अपनी आउटवर्ड स्टेटमेंट के अंदर इस प्रकार की जानकारी देगा, जिससे रेसिपिएंट को या प्राप्तिकर्ता व्यवसायी को अपने रिटर्न्स के माध्यम से उस प्रकार की ITC उसको प्राप्त होगी। तो जब सेलर अपना GSTR1 फाइल करेगा, और GSTR1 कब फाइल होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि GSTR1 जो है वह एक सप्लायर का, एक विक्रेता व्यवसायी का आउटवर्ड स्टेटमेंट है। मतलब व्यवसायी द्वारा जो भी माल विक्रय किया जाता है इसकी जानकारी वह अपने GSTR1 में मंथली, क्वार्टरली, जैसी भी उसके टर्नओवर की कंडीशन है उसमें वह शो करेगा। अर्थात जब सप्लायर अपना GSTR1 फाइल करेगा, जो कि प्रति माह के अगले माह की 11 से 13 तारीख के बीच, मतलब 11 तारीख से GSTR1 फाइल होना प्रारंभ होता है, 11 से 13 के बीच नेक्स्ट मंथ वह अपनी ऐसी सप्लाई अपने इस GSTR1 में फिल करेगा। जब वह ऐसी सप्लाई इनवॉइस वाइज, व्यवसायी वाइज, रेसिपिएंट वाइज जब फिल करेगा, तब रेसिपिएंट अर्थात बायर के पोर्टल पर GSTR2 भी जनरेट होगा। यह एक ऑटो पॉपुलेटेड प्रोसेस है। जैसे ही सप्लायर के द्वारा GSTR1 में रेसिपिएंट की डिटेल के साथ, इनवॉइस की डिटेल के साथ ऐसा ट्रांजैक्शन शो किया जाता है, देन
नेक्स्ट मंथ की 14 तारीख को, अर्थात 13 के बाद 14 तारीख को रेसिपिएंट मतलब बायर या परचेजर के पोर्टल पर उसको GSTR 2B एक रिपोर्ट जनरेट होगी। अर्थात यही वो ITC है, यही वो टैक्स है जो रेसिपिएंट के द्वारा माल का क्रय करते समय विक्रेता व्यवसायियों को टैक्स का भुगतान किया गया था और विक्रेता व्यवसायी द्वारा यह दर्शाया गया है अपने GSTR 1 में कि आपने जो माल मुझसे परचेज किया था उस माल की एंट्री या उस माल का टैक्स मैं अपने GSTR 1 से आपको पास ऑन कर रहा हूं, जो ITC के रूप में आपको GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होती है। अब रेसिपिएंट के पास यह ITC रिफ्लेक्ट हुई, जनरेट हुई, GSTR 2B जनरेट हुआ जो 14th को जनरेट होगा। जब इस प्रकार का 2B जनरेट होगा तब क्रेता व्यवसायी भी अपना GSTR 3B फाइल करेगा। आप सभी लोग जानते हैं GSTR 3B किसी व्यवसायी का एक आउटवर्ड और इनवर्ड लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का माध्यम है। इसी रिटर्न के माध्यम से कोई भी व्यापारी अपनी टैक्स की लायबिलिटी का भुगतान करता है। इसी रिटर्न के माध्यम से कोई भी व्यापारी अपनी ITC को क्लेम करता है। तो जब क्रेता व्यवसायी 20 तारीख नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को अपना GSTR 3B जब फाइल करेगा, उसमें जो ITC उसको GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है, उस 2B की ITC को वह GSTR 3B में क्लेम करेगा। जब ये ऐसी ITC GSTR 3B में जब वो क्लेम करता है कोई व्यापारी, तब इस प्रकार क्लेम की गई ITC व्यापारी के ITC लेजर अर्थात GST पोर्टल पर किसी भी व्यापारी के लेजर मेंटेन किए हुए हैं, अर्थात उसकी टैक्स की लायबिलिटी क्या क्या है वह उस लेजर में मेंटेन होगी। उसको देनदारी आ रही है या वापसी आ रही है ये पता चलेगा। उसके बाद उसको कितनी ITC अवेलेबल है ये पता चलेगा। उसके बाद उसको अगर उसका जितना टैक्स बन रहा है उस टैक्स का सेट ऑफ यदि उसकी ITC से होने के बाद अगर कोई कैश में लायबिलिटी आ रही है तो एक कैश लेजर भी होता है। अर्थात 3 प्रकार के लेजर आपको पोर्टल पे देखने को मिलेंगे, टैक्स लायबिलिटी लेजर, ITC लेजर और कैश लेजर। टैक्स लायबिलिटी में जहां उसकी टैक्स की लायबिलिटी डिक्लेयर होती है, ITC लेजर में उसकी पास ITC की कितनी क्रेडिट उस समय अवेलेबल है वह दर्शाई जाती है। और कैश लेजर जब भी व्यापारी चालान से किसी पेमेंट का नगद भुगतान करता है बैंक के माध्यम से, तो इस प्रकार चालान से जमा राशि उसके कैश लेजर में जाके स्टोर होती है या क्रेडिट होती है। तो आपने देखा कि जब वह GSTR 3B फाइल करेगा, GSTR 3B फाइल करने पर उसका ITC लेजर के अंतर्गत क्रेडिट जो है वह जमा हो जाएगी। यह क्रेडिट का स्टॉक जो रहेगा वह क्रेडिट लेजर के अंदर रहेगा। देन जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 3 प्रकार के लेजर होते हैं, ITC लेजर, टैक्स लेजर और आपका कैश लेजर। तो जब उसको ये पता चलेगा कि उसके टैक्स लेजर में टैक्स की लायबिलिटी 100 रुपये आ रही है, उसके पास ITC का क्रेडिट 50 रुपये अवेलेबल है, तो 100 रुपये की टैक्स लायबिलिटी को सबसे पहले वह सेट ऑफ करेगा अपनी ITC से। और जब इस प्रकार सेट ऑफ करेगा तो उसके बाद 50 रुपये उसकी देनदारी नगद में आती है जो वह चालान के माध्यम से डिपॉजिट करेगा और इसी क्रेडिट लेजर के माध्यम से उसकी वह अपनी तमाम टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करता जाएगा और अपना रिटर्न फाइल कर देगा। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार सेलर बायर दोनों के बीच के ये ट्रांजैक्शन हम ऑनलाइन कैसे फ्लो करते हैं, कैसे हम इसको ऑनलाइन फ्लो प्रोसेस को देखते हुए अपने रिटर्न फाइल करते हैं, कैसे ऑनलाइन मतलब सेम टाइम पर, जिसको हम बोलें कि किसी सप्लायर द्वारा अगर 11 तारीख को अपना रिटर्न फाइल किया जाता है तो 13 तारीख मिडनाइट को रेसिपिएंट के पोर्टल पर GSTR 2B जनरेट हो जाता है। मतलब इस ट्रांजैक्शन को हम रियल टाइम कह सकते हैं जो GST की पूरी ऑनलाइन प्रोसेस को दर्शाता है और इसी से पूरा ट्रांजैक्शन उसका ऑनलाइन फ्लो होता है। हमने इस मॉड्यूल से सीखा कि GSTR 1, GSTR 2B और GSTR 3B के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रोसेसिंग होती है
और ये पूरा लेखा आईटीसी लेजर में अपडेट होता है, जो कर भुगतान की देनदारी को संतुलित करता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने यह प्रयास किया है कि आईटीसी जो जीएसटी विधान की धारा 16 के अंतर्गत दी गई है, कैसे आईटीसी को हम ले सकते हैं, कैसे आईटीसी का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किन किन कंडीशन को फुलफिल करने पर हमें आईटीसी की पात्रता होगी, किन किन फ्लो प्रोसेस के थ्रू या ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू रिटर्न के माध्यम से कैसे सप्लायर अपना GSTR1 में टैक्स डिक्लेयर करेगा, कैसे एक्चुअली टैक्स पे करेगा। इन सब चीज़ों के माध्यम से हमने यह देखने का प्रयास किया गया है कि एक व्यापारी जिसे आईटीसी प्राप्त होती है वह उस आईटीसी का यूटिलाइजेशन अपने टैक्स के अगेंस्ट करता है और जो राशि फिर बचती है उसको हम कैश से जमा करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को आपको याद होगा, मैंने शुरुआत में यह कहा था कि आईटीसी जो है वह जीएसटी का मर्म है, सोल ऑफ जीएसटी आईटीसी। आज देखा जाए तो पूरी इस आईटीसी प्रोसेस के ऊपर ही पूरा जीएसटी इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर मैं लास्ट में इस पूरे आईटीसी का मर्म अगर समराइज करना चाहूं तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जब एक व्यापारी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और वह अपने बिजनेस को ग्रो करता है, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस वह करता है और यदि वह रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंतर्गत, तो उसके द्वारा जब भी ऐसे किसी इनपुट्स को प्राप्त किया जाएगा, अपने प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया जाएगा, अपने कैपिटल गुड्स को परचेज किया जाएगा और उस पर जो टैक्स चुकाया जाएगा वह उसके लिए आईटीसी होती है। उस आईटीसी को प्राप्त करने के लिए उसको माल की प्राप्ति फिजिकली करना होगी, उसके पास उस माल की प्राप्ति से संबंधित इनवॉइस होना चाहिए जिसमें वह जो टैक्स उसके द्वारा चुकाया गया है और सप्लाई करता व्यवसायी द्वारा वह टैक्स जो चार्ज किया गया है वो उस पर शो होना चाहिए। तीसरी चीज़, सप्लाई करता व्यवसायी द्वारा अपने वैलिड रिटर्न्स भरे होना चाहिए, अर्थात अपना जो टैक्स उसने कलेक्ट किया है वह एक्चुअली गवर्नमेंट को पेड किया हो। इन सब चीज़ों के साथ साथ उसके द्वारा समय पर मासिक विवरणी अपनी भरी हुई हो, तब जाके आपका रेसिपिएंट को GSTR2B के अंतर्गत आईटीसी फ्लो होगी। वह अपने GSTR3B से इस प्रकार की आईटीसी को क्लेम करेगा और अपने टैक्स से यूटिलाइज करेगा। तो ओवरऑल आज हमने बहुत ही सरल तरीके से, चूँकि आप सभी लोग जानते हैं एक्ट की भाषा समझना बहुत आसान नहीं होता है, तो आज मैंने ये प्रयास किया है कि आज बहुत ही सरल सहज शब्दों में एग्जाम्पल्स के साथ आपको यह आईटीसी का टॉपिक इस सेशन में समझाने का प्रयास किया है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तर भी आपके लिए तैयार की है। आप उन प्रश्नों की उत्तर दीजिए। उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। अब हम प्रशिक्षण के अंत में आ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा। जीएसटी अधिनियम की धारा 2 में आईटीसी से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द जैसे इनपुट, इनपुट सर्विस और इनपुट टैक्स की परिभाषाएं स्पष्ट की गई हैं, जो आईटीसी की समझ की आधारशिला है। केवल पंजीकृत व्यक्ति ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं और इसके लिए पंजीकरण के साथ साथ रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान जैसे दायित्वों को निभाना अनिवार्य है। आईटीसी प्राप्त करने के लिए 4 मुख्य शर्तें पूरी करनी होती हैं: वैध इनवॉइस, वस्तु सेवा की वास्तविक प्राप्ति, कर का भुगतान और GSTR3B फाइलिंग। IGST, CGST और SGST के बीच क्रॉस यूटिलाइजेशन का क्रम नियमबद्ध है, जैसे IGST को पहले IGST, फिर CGST और SGST के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन CGST और SGST को आपस में क्रॉस यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। GSTR1, 2B और 3B के माध्यम से आईटीसी की प्रोसेसिंग और मिलान ऑनलाइन पोर्टल पर होती है और सारी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में परिलक्षित होती है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम मूल्यांकन की ओर।